इस साल बबीता की छोटी बहू शिवानी की पहली तीज होने वाली थी। इसलिए बबीता शिवानी को एक सुंदर सी हरी रंग की साड़ी देते हुए कहती है, शिवानी बहू, ये रही तेरी तीज की साड़ी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली है, इसलिए अब तीज की तैयारी करना शुरू कर दे तू। अरे माँ जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। वैसे मैं तीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर तीज किस लिए किया जाता है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। बहू, ये तेरा पहला उपवास है तीज का, और इस दिन औरतें निर्जला व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और हाँ, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है ना, वो अच्छे जीवन साथी के लिए भी तीज का व्रत रख सकती है। और इस दिन भगवान शिव और पार्वती की सच्चे मन से पूजा होती है। निर्जला उपवास होता है मम्मी जी? फिर तो ये बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता बहू। अगर मन में सच्ची आस्था, सच्ची मनोकामना हो ना, तो सब कुछ आसान लगने लग जाता है। क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र हो, और अपने पति की लंबी उम्र रखने के लिए औरत खुशी खुशी निर्जला व्रत रखती है। और हम औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी से पहले मैं शिवरात्रि, जन्माष्टमी बहुत सारे उपवास करती थी। अब मैं पहली बार तीज का व्रत करूंगी। हाँ, और इस दिन सुहागन औरत हरी हरी चूड़ियां पहनती है और अच्छे से 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है। और हाँ, तीज पर हरी साड़ी ही पहनी जाती है और झूला भी लगता है। इस दिन पति अपनी पत्नी को झूला भी झुलाते हैं। फिर तो बहुत मजा आने वाला है मुझे अपनी पहली तीज पर। हाँ बहू। दोनों सास बहू आपस में ये बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शिवानी की जेठानी पायल आ जाती है। और पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बहू इस दुनिया में अनोखी है, जो पहली बार तीज कर रही है, और आप तो उसे छोटे बच्ची की तरह सिखा पढ़ा रही हैं तीज के लिए। अरे, तू ये कैसी बात कर रही है पायल? तुझे तो पता ही है ना, शिवानी का ये पहला व्रत है। और वैसे भी जब तू इस घर पर नई नई आई थी, तब मैंने तुझे भी इसी तरह से समझाया था। अरे, मेरा फर्ज है कि मैं तुम दोनों को हर वो चीज सिखाऊं और समझाऊं जो तुम्हें नहीं पता। सारा ध्यान तो आपका अपनी नई बहू के ऊपर ही लगा रहता है। अगर थोड़ा बहुत ध्यान आपने मुझ पर भी लगा दिया होता, तो आपको पता होता कि मैंने कहा था आपसे कि मुझे हरी चूड़ियां चाहिए। लेकिन आपको तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान तो शिवानी पर ही अटका है। मुझे ना सब ध्यान है कि किसने क्या बोला है और क्या नहीं। मैं तुझे बताने वाली थी कि बाजार से मैं तुम दोनों के लिए चूड़ियां नहीं लेकर आऊंगी, बल्कि तुम दोनों साथ में जाओ और अपने साइज के हिसाब से जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लेना। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मार्केट जाती हैं। शिवानी का पति अर्जुन बार बार शिवानी को फोन कर रहा था। ये देख पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवानी, या तो तुम देवर जी से जी भर के बातें कर लो, या फिर मेरे साथ आराम से शॉपिंग कर लो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, ये मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बस इसलिए बार बार फोन कर रहे थे। ये उनकी और मेरी पहली तीज है ना, इसलिए उन्होंने मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा जी, अब पति भी तुम्हें तीज पर कुछ स्पेशल देने वाला है? हे भगवान, ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद पायल बार बार शिवानी के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। तभी पायल देखती है कि शिवानी को उसका पति सोने का हार गिफ्ट करता है और उसे पहनाता है। ये सब देखकर पायल को शिवानी से जलन होने लगती है। वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपने पति विहान से इसी बात को लेकर बोलती है, विहान,
हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुमने आज तक मुझे कोई भी गोल्ड का सामान नहीं दिया है। अरे कम से कम अपने छोटे भाई से ही कुछ सीख लो। अरे कितना खुश रखता है वो अपनी पत्नी को, और एक तुम हो, तुमसे तो किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। सारा दिन बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो। अरे मैं पागल हूँ क्या, जो कल तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखूंगी, पूरा दिन भूखी प्यासी तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करूंगी। तुम बदले में मुझे एक सोने का हार नहीं दे सकते क्या? अरे रहने दो, ऐसे दिखावे का प्यार नहीं चाहिए मुझे। तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे लिए व्रत कर रही हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें सोने का हार दूं? अरे ऐसे तो तुम्हारा व्रत कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में बदले की भावना और लालच जो है। करम फूटे थे मेरे जिस दिन मैंने तुमसे शादी कर ली थी। तुम जैसा बेवड़ा मिलने से अच्छा कि मैं किसी कुत्ते से शादी कर लेती। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है सो करो। ऐसे ही तीज वाले दिन हर तरफ तीज की चहल पहल थी। शिवानी अच्छे से नहा धोकर पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तभी अर्जुन शिवानी के लिए झूला तैयार कर रहा था। तभी पायल अर्जुन से कहती है, अरे वाह देवर जी, झूला तो बहुत सुंदर लगाया है आपने। इस झूले पर सबसे पहले तो मैं ही बैठूंगी। अरे नहीं भाभी, ये झूला तो मैंने शिवानी के लिए लगाया है। शिवानी को झूला झूलना बहुत पसंद है और इस झूले का उद्घाटन सबसे पहले शिवानी ही करेगी। आप उसके बाद बैठ जाना। वाह देवर जी, भूल गए वो दिन जब आपकी पत्नी नहीं थी। तब आपको ऑफिस जाने के लिए नाश्ता पानी मैं ही दिया करती थी। आपकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान मैं ही रखती थी। अब जब बीवी आ गई तो आप अपनी भाभी को तो भूल ही गए हो। खैर, अब मुझे नहीं बैठना इस झूले पर। आप जाओ और अपनी पत्नी को बिठाओ। अरे भाभी, ये क्या, आप तो नाराज हो गई। मैंने ऐसा कब कहा कि आपने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि शिवानी के बाद आप बैठ जाना इस झूले पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं ये झूला आप लोगों के लिए ही तो लगा रहा हूँ। पायल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तीज के अवसर पर इकट्ठा होते हैं। उसी में पायल की माँ सुमन भी वहाँ आई थी। सभी लोग एक साथ हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे। पायल को अर्जुन की बात से बहुत गुस्सा आता है। वो मौका देखकर झूले के पास जाती है और झूले को खोल देती है और उसका आधा हिस्सा पेड़ की एक डाल में ऐसे बांध देती है जिससे जैसे ही कोई झूले पर बैठे वो झूला नीचे गिर जाए। और पायल को अच्छे से पता था कि झूले पर सबसे पहले शिवानी ही आकर बैठेगी, इसलिए पायल शिवानी को गिराने के लिए ये सब करती है। थोड़ी ही देर बाद सुमन, जो कि पायल की माँ थी, वो अनजाने में उस झूले पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो झूले पर बैठती है तो झूला टूट जाता है और सुमन नीचे गिर जाती है। और आसपास खड़े कुछ लोग सुमन का मजाक बनाते हैं तो कुछ लोग सुमन को संभालते हैं। थोड़ी देर बाद जब पायल अपनी माँ के पास जाती है तो कहती है, मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बेटा, चोट तो ऐसी आई है मुझे जो मुझे किसी को भी बताने में शर्म आ रही है। आप ये क्या बोल रही हो मम्मी? साफ साफ बोलो ना, आपको कहाँ चोट लगी है? अरे बेटा, चोट तो मेरे दिल पर लगी है। मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तू मेरी बेटी है। अगर मैंने तुझे यही सब सिखाया था कि क्या तू कभी किसी को गिराने के लिए इतना गिर जाए? आप ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा कि तूने जानबूझकर झूले की रस्सी ढीली की ताकि जैसे ही पायल बेटा उस पर बैठे और वो नीचे गिर जाए। हाँ माँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि उस शिवानी की जगह आप झूले पर आकर बैठ जाओगी। झूले पर मैं जानबूझकर आकर बैठी थी क्योंकि शिवानी भी किसी की बेटी है। अगर झूले से गिरने के बाद शिवानी को चोट आई होती तो उसके माँ बाप उसके पति को बहुत दुख पहुंचता, जैसे आज तुझे मेरे गिरने से चोट पहुंच रहा है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, नफरत की आग में जलते जलते कभी भी ऐसे बुरे कर्म मत करो जब उसका फल तुम्हें मिले कि वो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो। आप ठीक कह रही हो मम्मी, मुझे शिवानी से मन ही मन बहुत जलन होती थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे ऐसा लगता था कि वो जब से आई है
तब से सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिवानी पर ही है। मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता मम्मी। पायल, शिवानी बेटा अभी नहीं है इस घर में, इसलिए सब लोग उस पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे वो पुरानी होगी, सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पायल को अपनी माँ की सिखाई हुई सीख से समझ आ जाता है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और ये सब होने के बाद पायल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि अब वो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करेगी। आज संडे का दिन था और नेहा के पति विजय और सास कविता दोनों की छुट्टी थी। सास एक एनजीओ में जॉब करती थी और विजय एक अकाउंटेंट था। संडे वाले दिन विजय और उसकी माँ को बहुत ही नींद आती थी, लेकिन नेहा, जिसने अपने पूरे ससुराल वालों की नाक में दम किया हुआ था, वो संडे वाले दिन सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती और पूरे घर में जोर जोर से आरती गाने लगती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती की आवाज सुनकर विजय और उसकी माँ कविता दोनों ही गुस्से में नेहा को सुनाने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे नेहा बहू, ये सब क्या है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उस दिन तो सोने दिया करो। अरे यार माँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। तुम चाहती क्या हो? हमें परेशान करके तुम्हें कुछ मिल जाता है क्या? अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि छुट्टी वाले दिन आराम से उठा करो और हमें भी आराम से सोने दिया करो। हमारी अकल तो घास चरने चली गई है। जिस काम को मना करो ना, वही काम करना है तुम्हें। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये बहू मेरे पल्ले पड़ गई। सासू माँ, पूजा करना गलत है क्या? अब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लगती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी संस्कारी है। अरे आज संडे है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूँ। मैं सुबह उठती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ, यही मेरा डेली का नियम है। अरे देखो, कम से कम संडे वाले दिन तो भगवान को आराम दे दिया करो। अरे सोमवार से शनिवार तक जो करना है करो, लेकिन कम से कम संडे को शांति रखा करो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो ये बोलना चाहिए कि मुझे आराम करने दो, क्योंकि आपको मेरे आराम से फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी माँ का आराम दिखता है। अरे सारा दिन घर में आराम ही तो करती हो तुम। मेरी और माँ की तरह 8-9 घंटे बाहर जाओगी, नौकरी करोगी ना, तब पता चलेगा नौकरी करने वालों की जिंदगी हराम है, हराम। अरे नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ ना, वो भी मुफ्त में। आप लोगों की वजह से सुबह जल्दी उठो, आप लोगों की हर छोटी से बड़ी चीज को रेडी करो। ये किसी नौकरी से कम है क्या? बेटा, अब इसे बोलकर क्या ही फायदा है। मैं किचन में जाती हूँ, चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि अब तो नींद खुली चुकी है। चाय पी लेंगे तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में सुबह सुबह ही तीनों के बीच बहस हो जाती है। ऐसे ही आज सोमवार का दिन था। विजय अपनी बीवी को 4 बजे उठाता है और उससे कहता है, ओ महारानी साहिबा, 4 बज चुके हैं, उठ जाओ। मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है और मेरे कपड़े सब कुछ रेडी कर देना मेरे आने से पहले। विजय यार, छोटे मोटे काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। अगर आपको जिम जाना है तो आप खुद अपने कपड़े ले आओ ना। अरे रात के 12 बजे सोई हूँ मैं, कम से कम मुझे इतनी जल्दी तो मत उठाओ। अरे अरे अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर में तुम पहाड़ तोड़ती हो बैठकर। अरे हम दोनों ऑफिस चले जाएंगे तो करती रहना ना आराम, सोना पूरे दिन। बेचारी नेहा चुपचाप उठकर विजय को जिम जाने वाले कपड़े देती है और थोड़ी ही देर में उनके लिए बनाना शेक वगैरह बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही सास भी उठ जाती है और उठते ही अपनी बहू को ऑर्डर देते हुए कहती है, अरे बहू, बादाम शेक तैयार कर दे, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। और हाँ, उसके बाद ना साड़ी प्रेस कर दियो, मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर कपड़े प्रेस रहेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेहा अपनी सास को बादाम शेक बना कर देती है। थोड़ी ही देर में उसके कमरे में जाकर वो साड़ी को लेकर प्रेस करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन खुद के लिए कभी समय बच ही नहीं पाता। अब कैसे समझाऊं इन लोगों को?
कि कभी कभी सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है कि उठने का मन नहीं करता, लेकिन इन लोगों को तो समझ ही नहीं आना। इन लोगों से तो छोटे छोटे खुद के काम होते नहीं हैं। सारे काम तो मुझे ही करना है। नेहा बेचारी साड़ी प्रेस करके किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है और सबको रेडी करके ऑफिस भेज देती है। सबके जाने के बाद नेहा घर के बाकी कामकाज में लग जाती है। नेहा के फोन पर नेहा की सहेली काजल का फोन आता है और काजल नेहा से कहती है, और बता नेहा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे शादी करके लाइफ एकदम से स्पॉइल हो चुकी है। दिन भर किचन की शक्ल देखो और घर के सारे काम खत्म करो, सबको रेडी करो, फिर सब आए तो उनके लिए खाना बनाओ। बस यही सब रह गया है लाइफ में। खुद के लिए जरा भी समय नहीं बच रहा मेरे पास। यार ये तो सबके साथ होता है। यार मेरे घर में जितने कम लोग हैं उतना ज्यादा काम है। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे उठकर जिम जाते हैं। अब यार वो छोटे मोटे काम तो खुद कर सकते हैं ना। जिम उनको जाना है लेकिन उठाते वो मुझे हैं। उनके जाते ही सासू माँ उठ जाती है, क्योंकि सासू माँ को रोज सुबह बादाम शेक पीना होता है, इसलिए वो मुझे परेशान करती है। ये नहीं कि खुद बना ले। उसके बाद फिर उनके कपड़े प्रेस करो। अरे इन सब के चक्कर में तो मेरी रेल बन चुकी है, रेल। अरे यार ज्यादा परेशान मत हो, मैं जैसा बोल रही हूँ बस वैसा कर। आज नहीं तो कल तुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नेहा फिर से संडे को सुबह 3 बजे उठकर पूरे घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती, जिस वजह से नेहा के पति विजय और सास कविता की नींद में खराबी आती। ये देखकर उन दोनों का फिर से मुंह बन जाता है और दोनों गुस्से में आ जाते हैं और नेहा से कहते हैं, ये सब क्या है नेहा? कम से कम छुट्टी वाले दिन तो चैन से आराम करा करो यार, हमें भी करने दिया करो। कितनी बार समझाया है तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये जानबूझकर करती है ये सब। इसे मजा आता है जरूर हमें परेशान करने में। देखो तो अच्छे भले सो रहे थे, इसने नींद ही खराब कर दी। जब तेरा काम है तो काम किया करना, हमें क्यों परेशान करती है? हमारी सुबह सुबह नींद ही खराब कर दी। ओ, अच्छा तो आप लोगों की नींद खराब हो गई, लेकिन बाकी दिन आप लोग मेरी नींद खराब करते हो, उसका क्या? जिम जाने का काम मेरे पति का है, एक्सरसाइज इन्हें करनी है। खुद उठने के बाद ये मुझे उठा देते हैं। इनके जिम जाने के बाद सोचती हूँ कि थोड़ी सी नींद पूरी करूँ कि तभी आपकी आवाज आ जाती है, बहू मेरा बादाम शेक कहाँ है? अरे ये छोटे काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पहले ठीक थी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे इतने काम करवाए कि अब मेरा दिमाग पागल हो चुका है। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को पागल खाने में नजर आऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे ना तो नींद लेने देते हैं और ना ही मुझे आराम करने देते हैं। खुद का काम दिखता है लेकिन मेरा आराम नहीं दिखता। नेहा की बातें सुनकर विजय और कविता दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या ही बोले। तभी नेहा उनसे कहती है, हाँ, माँ जी, अब मुंह क्यों फुला के बैठ गए आप लोग? देखिए, मैं आप लोगों को बुरा फील नहीं करवाना चाहती। आप लोगों की खुशी में ही मैं अपनी खुशी देखती हूँ। मैं आप लोगों को पहले रखती हूँ और आपकी ही खुशी में खुद खुश हो जाती हूँ। खुद की खुशियों का गला घोट देती हूँ। लेकिन क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए अपने ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकते? रात के 12-1 बजे सोना होता है मेरा, मेरी नींद पूरी नहीं होती और आप सुबह 4 बजे उठा देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन आराम करती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं। देखो, साफ साफ ये बोलो कि तुमसे घर का काम नहीं हो रहा, इसलिए तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। घर का काम नहीं करना है तो मत करो। आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। बेटा तू रुक जा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। और बहू तू हमें माफ कर दे। हमारे काम चोरी के कारण तुझे बहुत परेशानी हुई, हमें माफ कर दे। आज के बाद तू जैसा चाहेगी ना वैसा ही होगा। अब हम तुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अब तेरा पति 4 बजे उठेगा तो तुझे नहीं उठाएगा। मुझे बादाम शेक पीना होगा ना तो मैं खुद बना लूंगी, तुझे परेशान नहीं करूंगी अब। और तू जब जाग जाएगी ना तो अपना काम आराम से करियो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। सास को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और वो हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगती है। जिसके बाद से सास हमेशा ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद बहू के साथ मिलकर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करती और नेहा को भी अच्छा लगता।
नेहा अपनी मर्जी से सुबह सुबह उठकर अपनी सास और पति दोनों के लिए शेक बनाकर रेडी कर दिया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।